ओके चलो देखो। लास्ट क्लास मैक्सिमम लॉस मेथड किया था। ठीक है, मैक्सिमम लॉस मेथड वाज क्वाइट इजी। उसमें अपन क्या कर रहे थे? अपन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश सबसे पहले निकाल रहे थे, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जिसमें आउटसाइड लाइबिलिटीज को पहले पे ऑफ कर रहे थे, एंड देन पार्टनर का लोन, एंड देन पार्टनर का कैपिटल। जब पार्टनर्स का कैपिटल का नंबर आया तो फिर हमने उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल भी बनाया, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, जहां पे हर एक स्टेजेस में किस पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा वो निकाला। राइट। जितना पैसा अवेलेबल था हम लोग मान रहे थे दिस वाज द लास्ट स्टेज, एंड बाकी एंटायरली विल बी द मैक्सिमम लॉस, एंड दिस लॉस वाज borne बाय पार्टनर एज पर देयर पीएसआर। ठीक है, फिर हमने चेक किया क्या किसी पार्टनर का नेगेटिव आ रहा है क्या। इफ यस, देन दैट नेगेटिव वाज borne बाय द पार्टनर हैविंग पॉजिटिव बैलेंस। राइट। बट इफ एक से ज्यादा पार्टनर थे देन इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। राइट, कैपिटल में भी हमें देखा था कि क्वेश्चन था जहां पे हमने फाइनल कैपिटल बैलेंस तो निकाला था, बट क्वेश्चन वाज ऑन फिक्स कैपिटल मेथड। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो कैपिटल बैलेंस शीट में होता है वही कैपिटल होता है जस्ट बिफोर द डिसोल्यूशन स्टार्ट। फ्लक्चुएटिंग होता था वो सब कुछ प्लस माइनस करके जो कैपिटल आता है दैट वाज द कैपिटल बिफोर डिसोल्यूशन स्टार्ट्स। राइट। अब देखो मैक्सिमम लॉस में होता क्या है। मैक्सिमम लॉस इज नॉट दैट मच लॉजिकल। वाई? बिकॉज मैक्सिमम लॉस क्या करता है, पीएसआर को बेस मानता है। पीएसआर को बेस मानता है, कैपिटल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। वो पीएसआर को थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल क्या बोलता है, भाई कोई इंसान का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर हो सकता है। सपोज माई रेशियो इज 1, योर रेशियो इज 1, बट मैंने बिजनेस में 50 लाख रुपए लगाया और आपने बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाया, तो लॉजिकली पहले मुझे पेमेंट मिलना चाहिए ना, उसके बाद आपको मेरे को बराबर मिलना चाहिए। लॉजिकली 30 lakhs तक पहले मुझे मिलना चाहिए, बाकी जब 20-20 दोनों का बराबर आ जाएगा, 10-10 वट एवर बराबर आ जाएगा, तब जाके हम लोग को मिलना चाहिए ना बराबर में। लेकिन मैक्सिमम लॉस में तो ऐसा नहीं हो रहा था। हम लोग तो पूरा पीएसआर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम लॉस बांट के वैल्यूज निकाल रहे थे। हाईएस्ट रिलेटिव में क्या होता है, हम लोग कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं। मतलब कि एक शेयर के लिए इंसान को कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए था। सपोज सपोज हाइपोथेटिकली मैंने बिजनेस में 50,000 रुपए लगाया। आई हैव इन्वेस्टेड 50,000 एंड यू हैव इन्वेस्टेड 30,000। ठीक है, हमारा पीएसआर है इक्वल 1:1। राइट, 1:1। यानी एक 50% शेयर के लिए आपने 30,000 लगाया और 50% शेयर के लिए मैंने 50,000 लगाया। लॉजिकली देखे तो बेस क्या होना है, पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। यानी 50% के लिए यदि आपने 30,000 लगाया तो मुझे भी 30,000 लगाना चाहिए था। मेरा एक्सेस कैपिटल कितना है, 20,000। यानी मुझे पहले 20,000 मिलना चाहिए, उसके बाद में जो भी पैसा आएगा वो इक्वली बटेगा। आई बात है? इसी को बोलते हैं हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हम सबसे पहले जो कैपिटल होता है उसको पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। अब पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे हो सकता है? पर शेयर ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया, यानी इसके अंदर में हम डायरेक्टली रीपेमेंट शेड्यूल स्टार्ट नहीं करेंगे। हम पहले ये डिसाइड कर लेंगे किस पार्टनर को पहले कितना पैसा देना है, फिर उसके बाद किसको देना है और उसके बाद कैसे देना है, ये हम पहले डिसाइड कर लेंगे। और उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनेगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश जब बनेगा तो पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को पेमेंट करना पड़ेगा, फिर जाके पार्टनर्स का नंबर आएगा। इफ आउटसाइड लाइबिलिटीज मोर देन वन टाइप ऑफ ए लाइबिलिटी, क्रेडिटर भी है, आउटस्टैंडिंग भी है, लोन भी है, अलग अलग तरह का लाइबिलिटीज है, तब फिर क्या करेंगे, इन द रेशियो ऑफ लाइबिलिटीज। फिर कौन से लाइबिलिटी को पहले पेमेंट करें आप कैसे डिसाइड करोगे? समझ लो क्रेडिटर भी है, बैंक लोन भी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी है, किसको आप पहले पेमेंट करोगे? यू कैनॉट डिसाइड इट, सब तो क्रेडिटर ही है आपके। तो इन द रेशियो जितना जितना पैसा उन लोगों को मिलना है उस रेशियो में हम लोग उनको पे ऑफ करेंगे पहले। जैसे हमने मैक्सिमम लॉस में जितने भी क्वेश्चन के वहां एक ही लाइबिलिटी होता था, क्रेडिटर। तो बहुत इजी था कि पहले उसको पेमेंट कर दो और बाद में पार्टनर का लोन का पेमेंट कर दो, एंड देन पार्टनर्स का पेमेंट कर दो। बट जब एक से ज्यादा लाइबिलिटी होता है तब इन द रेशियो ऑफ लाइबिलिटी, यानी जिसको जितना पैसा मिलना है उस रेशियो में। लेट्स से सपोज हमारे क्रेडिटर है 50,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000, एक लोन भी है थर्ड पार्टी से ले रखा हमने 1 लाख रुपए। ठीक है, नाउ हमारे पास कैश आया 30,000। तो बताओ ये 30,000 पहले किसको पे करोगे? आपने बोला पहले आउटसाइड लाइबिलिटी को पे करेंगे, ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी तो 3 है यहाँ पे, किसको दोगे? यस, रेशियो में डिवाइड करेंगे।
तो अब यहाँ पे हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, इसको मैं 100,000 पकड़ लेता हूँ। तो हमारा रेशियो क्या बन गया, 50:10:100, दैट इज इस रेशियो में। यानी इसका मतलब 30,000 डिवाइडेड बाय 16 × 5, यानी 9375 इसको मिलेगा। समझ में आया? 30,000 डिवाइडेड बाय 16, 1875 इसको मिलेगा, एंड 18750 इसको मिलेगा। हम ऐसे अपने तरफ से प्रायोरिटी से डिसाइड नहीं कर सकते भाई पहले किसको दे। इन द रेशियो ऑफ अमाउंट टू बी रिसीव्ड, ये तो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। फिर सारा आउटसाइड लायबिलिटीज के बाद पार्टनर का नंबर आएगा। मैक्सिमम लॉस में क्या कर रहे थे, हमने टोटल वैल्यू निकाल लिया पार्टनर को कितना मिलना चाहिए, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम पहले ही डिसाइड कर लेंगे किस पार्टनर को पहले पेमेंट करना है और किस पार्टनर को बाद में पेमेंट करना है। ठीक है। अब कैसे, सपोज ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1, 3:2:1, राइट। अब इसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा है, इसने 2,40,000 इन्वेस्ट कर रखा है, और इसने 1,80,000 इन्वेस्ट कर रखा है। तब यहां पे क्या इनका कैपिटल एज पर पीएसआर है क्या? पीएसआर कुछ और है, कैपिटल रेशियो कुछ और है। क्योंकि यदि मैं कैपिटल का रेशियो देखूं तो क्या आ रहा है, 5:12:9, बट मेरा पीएसआर तो कुछ और ही है। यानी प्रॉब्लम तब नहीं आता जब कैपिटल इज एज पर द पीएसआर, तब तो झगड़ा ही नहीं है ना भाई। जिसका जितना एक परसेंटेज प्रॉफिट मिल रहा है उसने उतना ही पैसा लगा रखा है। बट यहाँ पे किसी ने तो ज्यादा लगा रखा है, जिसने ज्यादा लगा रखा है पहले उसको उसका पैसा मिलना चाहिए ना। तो निकालेंगे कैसे, पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। पर शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकलता है, इसने अपने 3 हिस्से के लिए 1 लाख रुपए लगाया, इसने अपना 2 हिस्से के लिए 2,40,000 इन्वेस्ट किया, इसने एक हिस्सा पाने के लिए 1,80,000 लगाया। यानी एक शेयर, पर शेयर के लिए ए को कितना लगाना चाहिए था, 1 लाख डिवाइड बाई 3। 3 शेयर्स के लिए उसने 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख डिवाइड बाई 3, यानी उसको 33,000 1 शेयर के लिए इतना लगाना चाहिए था पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। वेर एज बी को कितना लगाना चाहिए था, 1 लाख इसको। यानी इन शॉर्ट ये देखूं, यदि सब ने एक शेयर के लिए 1 20 1 20 1 20 लगाया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही तो मिनिमम है। यानी मिनिमम 1 शेयर के लिए कम से कम 1 20 तो चाहिए ही। सॉरी, मिनिमम इज 33,333। यदि सबने इतना लगाया होता पर शेयर के लिए तो झगड़ा ही नहीं होता। अब दिख रहा है ना, इन्होंने ज्यादा लगाया। एक हिस्से के लिए 33,333 से भी काम हो जाता, लेकिन इसने तो एक हिस्से के लिए 1,80,000 लगा दिया, और इसने एक शेयर पाने के लिए 1,20,000 एक्स्ट्रा है ना। तो यानी अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि इसने एक शेयर के लिए 33,333, तो 3 शेयर के लिए इसका 1 लाख होना चाहिए, इसने 1 लाख लगा रखा है। इसको बेस लेंगे अब अपन, क्योंकि जो मिनिमम है उसी को बेस मानना पड़ेगा जो तीनों में एप्लीकेबल हो सकता है। इसको ये 2 शेयर पाने के लिए कितना लगाना चाहिए था, 66,666, और इसको एक हिस्से के लिए 33,333। इससे हमें इनका एक्सेस कैपिटल मिल जाएगा। यानी 2,40,000 माइनस 66,666, इसने 1,73,334 ज्यादा रुपए लगा रखे हैं बिजनेस में एज कंपेयर टू ए। और सी ने कितना लगा रखा है, 146,667। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम यह है कि हम बी को पहले पेमेंट करें या सी को पहले पेमेंट करें। क्या दोनों का शेयर बराबर है क्या? इसने 2 हिस्से के लिए इतना एक्स्ट्रा लगाया, इसने एक शेयर के लिए इतना एक्स्ट्रा लगाया। वापस से, जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि किसका सबसे ज्यादा कैपिटल है उसको हम सबसे पहले पे करेंगे। हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल में यही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल कैसे निकलता है, जैसे मतलब यहां पे कितना आएगा इसको पर शेयर के लिए 173,334 डिवाइडेड बाई 2, और इसको 146,667।
तो यानी लॉजिकली इसी ने ज्यादा लगा रखा है। इसको बेस लेंगे तो इसके एक के लिए 86,667 होना चाहिए। इसने कितना ज्यादा लगा रखा है? दैट मीन्स 60,000 इज द हाइएस्ट कैपिटल, हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल ऑफ सी। यानी जब भी हमारे पास पैसा आएगा, जब पार्टनर्स को पेमेंट करने का नंबर आएगा, हम सबसे पहले सी को 60,000 पे करेंगे, क्योंकि सी ने ही सबसे ज्यादा पैसा लगाया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे? फिर बी और सी को बराबर हो जाएगा। जब तुमने इसको ये पे कर दिया, सॉरी क्या नाम है, सी को 60,000 पे कर दिया, तो सी का कितना रुपए बचा बिजनेस में? 180 माइनस 60, 120 बचा ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हाईएस्ट रिलेटिव, इसमें क्या डेसिमल्स था ना, तो थोड़ा सा अच्छा फिगर्स नहीं आया, बट कहीं ना कहीं कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट समझ में आया। कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट सबको क्लियर है? पर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नथिंग, उनके पीएसआर को डिवाइड करेंगे तो पर शेयर निकल जाता है। फिर सब में कॉमन क्या हो सकता है? जो जिसका सबसे कम है उसी को बेस लेके हम सबका कैपिटल निकालेंगे कितना होना चाहिए, जैसे नॉर्मल कैपिटल एडजस्टमेंट में होता है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, आपने जो नोट्स लिखा है क्या लिखा? सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेगा कैपिटल पर शेयर इन प्रॉफिट। पर शेयर क्या होता है? उनका कैपिटल डिवाइड बाय उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो पर शेयर एक हिस्से का निकल गया। फिर हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालते हैं, टेकिंग बेस ऑफ द पार्टनर हुज कैपिटल इज लीस्ट। जिसका सबसे मिनिमम होगा उतना तो कम से कम होना पड़ेगा ना एक शेयर के लिए। फिर उनके एक्चुअल शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा किसका एक्सेस है। कैलकुलेट एक्सेस कैपिटल बाय कंपेयरिंग एक्चुअल विद द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और ये हम स्टेप करते रहेंगे जब तक हमें कैपिटल एंड पीएसआर बराबर नहीं हो जाता। जितना पीएसआर है उतना ही कैपिटल होना चाहिए, तब तक हम लोग इसको कैलकुलेट करते रहते हैं। तब पता चल, जैसे अभी पता चला था सी का सबसे ज्यादा है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में तो बी और सी बराबर हो गए थे। फिर बी और सी को देने के बाद ए बी सी बराबर में आ जाएंगे, उनका पीएसआर और उनका कैपिटल सेम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान क्या रखना है ये। अब इस लेवल पे बीच में कभी कभी क्या होता है, जो हम ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, जैसे मैक्सिमम लॉस में एक क्वेश्चन किया था जहां पे एक पार्टनर इन्वेस्टमेंट लेके गया था, अचानक से बीच में ज्यादा लेके चला गया। तो वहां पे तो हमने निकाल लिया था, अच्छा ये इतना रुपए का ज्यादा लेके गया है तो इतना रुपए इसको बाकी बचे हुए पार्टनर्स को कंपनसेट कर रहा था वो। बट यहाँ पे तो हम पहले से प्री डिटरमाइंड है किस पार्टनर को कितना अमाउंट पहले मिलना है। कल को पेमेंट करने के टाइम हमने यदि किसी पार्टनर को ज्यादा दे दिया तो हमारे का हायरार्की ब्रेक हो जाएगा। वो पेमेंट के बाद अगेन हमें फिर बचा हुआ पैसे पे पर शेयर ऑफ प्रॉफिट पे फिर अगेन हायरार्की बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो पार्टनर ऑटोमेटिकली लाइन में पीछे चला जाएगा। और ये आप ऐसे ही ऑब्जर्व करके नहीं बता पाओगे, ये आपको फिर से स्टेटमेंट बनाने से ही पता चलेगा। क्लियर है? हायरार्की ब्रेक होने का मतलब है जो हम प्री डिटरमाइंड डिसाइड करके रखेंगे उसके ज्यादा यदि आपने पे कर दिया तो अगेन वी हैव टू प्रिपेयर दिस स्टेटमेंट कि अब किसको पहले मिलेगा। सपोज हमने डिसाइड करके रखा था सी को 20,000 मिलेगा, सबसे पहले 20,000 दे दिया। फिर हमने डिसाइड किया बी और सी को 10,000 और 15,000 करके मिलेगा, लेकिन अचानक से हमने बी को एक एसेट दे दिया 25,000 का, तो भाई 10,000 से ज्यादा पे कर दिया ना। तो यानी नेक्स्ट स्टेज में सी को लाइन में पीछे खड़ा होना चाहिए। अब कितना पीछे खड़ा होगा उसके लिए फिर से अपने को स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा। हाँ, बी को ही तो बोल रहा हूं, जिसको 10,000 मिलना था उसको 25 दे दिया हमने, तो उसको 15 एक्स्ट्रा पे कर दिया ना। अब तो बेचारे को सबसे बाद में पैसा मिलना चाहिए। तब ये खुद हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? हमें फिर से हायरार्की बनाना पड़ेगा कि भाई अब पहले किसको मिलेगा बाद में किसको मिलेगा। ठीक है, पहले एकदम बेसिक लेवल का करेंगे, ये एकदम हाईएस्ट एडवांस लेवल है। एग्जाम में यदि इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपका इंटर लेवल में एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन था, वो मान के चलना 15 मार्क का क्वेश्चन तो बनता है, 12 से 15 मार्क का क्वेश्चन बनता है। और इतना लेवल का नहीं तो कम से कम बेसिक लेवल जो मैंने अभी बताया, कुछ आपके स्टडी में शायद एक ही इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 8, और तो नहीं है, वो एक ही है। स्टिल अपन क्वेश्चन बैंक से एक आधा क्वेश्चन और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर लेंगे, एंड देन विल सी कि क्या ये हायरार्की वाला को टच करना है क्या। ठीक है, दैट्स अटमोस्ट लेवल, ये एकदम बेसिक है। कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ आउटसाइड लाइबिलिटी के बारे में, तो हम लोग किसको पेमेंट करेगा पहले? रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज। हम नहीं डिसाइड कर सकते भाई पहले तुझे दे दूं, पार्शियलिटी थोड़ी चल रहा है यहाँ पे।
राइट। एंड कल को पार्टनर्स में एक माइनर पार्टनर भी है, तो भाई माइनर का कोई हायरार्की नहीं होता है। पहला बात है वो लॉसेस बियर ही नहीं करता, माइनर कैन नेवर बियर द लॉसेस, वो तो शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए बनता है, और सबसे पहले उसको पेमेंट होगा, उसका जितना कैपिटल बैलेंस है सबसे पहले उसको पे ऑफ किया जाएगा। माइनर के लिए हायरार्की डिसाइड ही नहीं करना है, उसको सबसे पहले पे ऑफ कर देंगे। बाकी बचे हुए पार्टनर के लिए हम डिसाइड करते हैं कि किसको पहले मिलेगा और किसको बाद में मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर दो टर्म, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जैसे आपने सीखा था मैनेजर कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर में हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100, और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाई 100 प्लस रेट होता था। ठीक है, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब जो एक्चुअल में आपने पार्टनर को दिया है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब कितना पैसा हमारे पास है जो हमें पार्टनर को पे ऑफ करना है, पार्टनर को देने के लिए तुम्हारे पास कितना पैसा है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल। जितना पैसा तुम पार्टनर को दे चुके उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। आई बात समझ में, क्लियर है। जैसे कि समझ लो 10,000 रुपए है, दो पार्टनर है 1:1, क्वेश्चन बोल दे 10% रिजर्व बनाना है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। प्रॉफिट है 10,000, पीएसआर इक्वल है 1:1, क्वेश्चन बोल दे 10% रिजर्व बनाना है ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल वैल्यू। तो बांटने के लिए कितना पैसा पड़ा था, 10,000, उसका 10% क्या हो जाएगा, रिजर्व, बाकी बचा हुआ पार्टनर्स में जाएगा। ऐसा बोलते 10% ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड, तो जितना उनके पॉकेट में गया है उसके बेसिस पे अपन को 10% कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे रेट बाई 100 प्लस रेट हो जाएगा। इट इज जस्ट लाइक बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, ये वाला भी कंसेप्ट आपको एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन में मैं दिखा दूं। ठीक है, दैट टू एट द इंटर लेवल में था, जस्ट सिंस अब ये टॉपिक आपका इंटर से फाउंडेशन में आ चुका है, तो ये कुछ कुछ क्वेश्चंस अपन को टच करके जाना जरूरी है। ठीक है, कभी भूले भटके सन की पेपर सेटर घुस गया, अब वो क्वेश्चन तो ढूंढेगा इसके लिए, अब उसको क्वेश्चन मिलेगा नहीं आईसीआई स्टडी मेट में, तो आपका फाउंडेशन में एक ही इलस्ट्रेशन दिखेगा उसको। अब उसको क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, पुराने स्टडी मेट में जो इंटर लेवल में था जब ये चैप्टर, वहां से कॉपी पेस्ट करके आपको दे देगा। तब फिर क्या करोगे, और आएगा जरूर, अब वो कौन से अटेम्प्ट में आएगा ये नहीं पता, बट भूले भटके कभी तो वो डालेगा, जब उसको लगेगा कि डिसोल्यूशन से अब इस कंसेप्ट को टच करना है तब वो जरूर करेगा। जब तक नहीं आता भगवान का आशीर्वाद है, इजी इजी क्वेश्चन आएगा, एंड इस बार तो इजी आएगा, ऐसा कोई टफ आएगा नहीं, ऐसा अपन दुआ कर सकते हैं। ठीक है, आओ देखो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। सी, a partnership firm was dissolved on 30th June. Its balance sheet on the date of dissolution was as follows. इनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, कैश पड़ा है, एसेट्स पड़ा है, कैपिटल बैलेंस है, लोन है बी का, एंड सन्ड्री क्रेडिटर है। तो ऑब्वियसली पहले क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे, बाद में लोन का पेमेंट होगा, और बाद में किस पार्टनर को देना उसके लिए हम लोग डिसाइड करेंगे। नहीं होता तो मैक्सिमम लॉस के अकॉर्डिंग तो टोटल बेसिस पे डिसाइड करते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बनाते हैं। Assets were realized in installment and the payment were made on the proportionate capital। बस इसी नाम से समझ जाना चाहिए एग्जाम में कि हमको हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड यूज करना है। प्रोपोर्शनेट का मतलब ही होता है एज पर द पीएसआर कैपिटल। ठीक है, क्रेडिटर्स वेर पेड 29,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट, देना 30 था, 29 दिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। 1,000 राइट ऑफ। Expenses of realization were estimated to be 5,400, but actual amount spent was 4,000. This amount was paid on 15th of, तो यानी स्टार्टिंग में हम 5,400 का प्रोविजन बनाएंगे, 15 सितंबर के कैश बैलेंस में हम अगेन वापस एड बैक कर देंगे 1,400। ड्रॉ अप अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश विच वाज रियलाइज्ड एज फॉलोज, अलग अलग डेट में हमारे पास पैसा आया है। ठीक है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश दिखाना है। द पार्टनर शेयर्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग द पार्टनर्स बाय। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल में हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेगा हायरार्की ऑफ पेमेंट अमंग पार्टनर्स। बाहर वालों का टेंशन नहीं है, अमंग पार्टनर्स किस पार्टनर को पहले पेमेंट करेंगे, समझना कि कैसे बनाते हैं।
ठीक है। हमें क्या बनाना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, नहीं, अब हम उल्टा चल रहे हैं। मैक्सिमम लॉस में क्या करते थे? पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, फिर समरी। यहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल पहले, समरी बाद में, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। इस क्वेश्चन में तीन पार्टनर है हमारे पास में। इन तीनों का बैलेंस कितना है भाई? 76, 48, 36। 76, 30। इनका पीएसआर कितना है? क्या इनका पीएसआर और इनका कैपिटल भी रेशियो सेम है क्या? अलग है ना, तभी तो ये सॉल्व करना पड़ रहा है। यदि ये सेम होता तो प्रॉब्लम ही नहीं था। फिर तो जितना पैसा आया उनको 2:2:1 में बांटते रहो, 2:2:1 में बांटते रहो, कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा कब है? जब पीएसआर हो सकता है कम है, पैसा ज्यादा लगा रखा हो, तो बोलेगा। ऐसे देखा जाए तो कैपिटल रेशियो निकालना होता है। हाँ हाँ, इन शॉर्ट हमें कैपिटल को एज पर पीएसआर बना रहे हैं। जितना पीएसआर है उसी रेशियो में कैपिटल का रेशियो बना रहे हैं हम। वो दोनों सेम हो जाता है ना, तब झगड़ा नहीं है। वो दोनों सेम नहीं है तभी तो प्रॉब्लम हो रहा है कि भाई क्यों तुझे पैसा ज्यादा मिले। माना पीएसआर इज डिफरेंट थिंग, बट पैसा तो मैंने धंधे में ज्यादा लगाया ना, तो मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा वो पहले पेमेंट करो। वही हम निकाल रहे हैं किसने एक्स्ट्रा लगाया। तो कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाले। एक हिस्से के लिए इसको कितना लगाना चाहिए था? इसको 24, यानी इन शॉर्ट बेयर मिनिमम एक शेयर के लिए 24 तो लगाना ही पड़ेगा। इसको बेस लेके हम क्या बनाएंगे? प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग बीस कैपिटल एज बेस। तो यानी एक हिस्से को यदि 24,000 को बेस माने, तो ए ने दो हिस्से लिए, तो उसको कितना पैसा लगाना चाहिए? 28। इफ 24,000 इज द बेयर मिनिमम फॉर वन शेयर, तो ए को दो शेयर चाहिए, तो उसको कितना लगाना चाहिए था? 48। सॉरी, 48 होगा ना। आइला सब मिट गया। हम्म, 48 लगाना चाहिए इसको, राइट। देन बेयर मिनिमम 24 चाहिए वन शेयर के लिए, तो दो शेयर बी को तो 48, इसने तो उतना ही लगा रखा है, और इसको 24 लगाना चाहिए था, राइट। तो एक बात बताओ, ज्यादा किसने लगा रखा है? एक्सेस कैपिटल। अभी ए ने 76 लगा रखा है, बट होना चाहिए था 48, तो कितना एक्सेस लगा रखा है इसने? 28,000 एक्सेस है ना बाबा। अरे 38 तो पर शेयर निकाला था मिनिमम के लिए। एक्चुअल में तो ये कैपिटल है ना उनका, ये एक्चुअल है, और इतना होना चाहिए था। तो एक्सेस तो 28 लगा रखा है उसने। देन बी का एक्सेस 48 ही है, और 48 ही होना चाहिए ना। सी ने लगा रखा है 36 और होना चाहिए था, तो एक्सेस कितना है? ओ माय गॉड, अब फिर से दो जन। और इनका पीएसआर क्या है? 2 और 1। क्या कैपिटल भी अभी 2:1 है क्या? ये वैल्यू 2:1 में है क्या? होता तो बढ़िया था, झगड़ा नहीं होता इन दोनों में। अभी भी इन दोनों में झगड़ा चलेगा, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। तो फिर से अगेन क्या करेंगे? कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालें। पर शेयर ऑफ प्रॉफिट
12,000। यानी बेयर मिनिमम ए और सी में यदि कंपेयर करें तो एक हिस्से के लिए 12,000 तो लगाना चाहिए। तो यानी प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस कितना होना चाहिए? इसका होना चाहिए 24, इसका तो एक्सेस कितना हुआ? हम्म 10 क्यों? एक्सेस पहले कितना था जब इन दोनों में झगड़ा चल रहा था? ये था। अब इसका ये होना चाहिए, तो इसका एक्सेस कितना है? 4,000 ही तो है, और इसका कोई भी एक्सेस नहीं है। यहाँ पे हमें हायरार्की ऑफ पेमेंट मिल गया। क्या पेमेंट मिला? हायरार्की। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन समरी। डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ये सबसे पहले देना पड़ेगा हमें, वरना ए और सी में झगड़ा होता रहेगा। नहीं, सबसे पहले ए को देना पड़ेगा फर्स्ट प्रेफरेंस अप टू ₹4,000 टू ए। ए को 4,000 दे दिया। ए को 4,000 देते ही ए का कैपिटल बचेगा ये वाला एक्सेस। इस स्टेज में तो ये दोनों 2:1 में ही है, यानी अप टू नेक्स्ट 36,000 तक ए और सी को 2:1 में मिलता रहेगा। क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में तो ये दोनों बराबर हो गए ना। ए और सी में झगड़ा क्या था कि कौन ज्यादा कौन कम। तो ए और सी में जब हम कंपेयर करें तो पता चला ए का ज्यादा था, 4,000 वो दे दिया। उसके बाद ए का कितना बच गया? 24 ही तो बचा। तो यहां पे ये दोनों तो बराबर हो गए ना बाबा। तो नेक्स्ट अपन इनको पेमेंट करेंगे इतना रुपए। दिस इज अवर सेकंड प्रेफरेंस। यानी सेकंड प्रेफरेंस क्या हो गया? अप टू 36,000 टू ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। क्योंकि यहाँ पे 2:1 ही प्री एस आर है और उनका कैपिटल भी 2:1। अब लास्ट प्रेफरेंस ये वाला, यही तो लास्ट प्रेफरेंस है। समझ में आया? क्योंकि आउट ऑफ 76 4,000 गया, 24,000 गया, तो इतना ही बचेगा ना इसका। आउट ऑफ 36,000 12 दे दिया तो इसका तो यही बचेगा, और इसका तो ये था ही। और इस स्टेज में देखो, जो कैपिटल है वही तो पीएसआर है। तो मेरा थर्ड प्रेफरेंस क्या होगा? अप टू, अप टू क्या कुछ भी हो, एनी अमाउंट, अब तो कुछ भी हो वो वैसे ही बटेगा 48 48। हाँ, रेस्ट या बैलेंस अमाउंट टू ए बी एंड सी इन द रेशियो 2:2:1। समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल? क्या चीज? कौन सा अमाउंट? लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखने से होगा। क्योंकि इसके बाद तो जो भी पैसा होगा वो तो 2:2:1 में ही बटना है। क्योंकि ये देने के बाद, ये स्टेप देने के बाद तो सब झगड़ा ही खत्म हो गया। फिर तो उनका जितना कैपिटल बचा है वही उनका पीएसआर है। तो जितना भी पैसा ऑर्गेनाइजेशन में होगा वो 2:2:1 में बटेगा। समझ में आया? सर लास्ट में क्या एक ही बंदे का एक्सेस बचेगा क्या? हाँ, जनरली जनरली ओके। जरूरी नहीं है। यदि समझ लो यहाँ पे ए और सी दोनों का रेशियो 2:1 यही रह जाता, सपोज ए का यहाँ पे 24,000 होता, तब तो जरूरी नहीं है दोनों को साथ में देते हम। वो तो ए का ज्यादा था, हमें निकाल। हाँ हाँ, रेशियो और कैपिटल जहां सेम हो गया वहां स्टॉप हो जाएगा।
और जहां रेशियो और कैपिटल सेम नहीं है वहां हम निकालते रहेंगे, कैलकुलेट करते रहेंगे। समझ में आया आप लोग को? ये फटाफट ड्राफ्टिंग कीजिए। नाउ सी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का स्टेटमेंट बनेगा। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कौन से पार्टनर को कितना पहले मिलना है और किसको बाद में मिलना है, राइट। नाउ सी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। हमारे पास क्या क्या था? क्रेडिटर, बीज लोन और फिर कैपिटल बैलेंसेस, राइट। तो एक तरफ लिख देता हूं क्रेडिटर, बीज लोन इज कैपिटल, ए बी सी, ठीक है। बैलेंस लिख लेते हैं। क्रेडिटर को कितना देना है? 30,000। बी को, ए को, बी को, सी को, ये अमाउंट पे करना है अपन को, ठीक है। अब देखो शुरुआत कब से हो रहा है? 30 जून को हमारे पास ये कैश बैलेंस था, राइट। फिर हमारा नेक्स्ट रियलाइज्ड होगा 5 जुलाई को। तो सी 30 जून कैश बैलेंस कितना है हमारे पास? 10,800 माइनस प्रोविजन फॉर एक्सपेंस, वो तो अलग करना पड़ेगा। कितना था? तो हमारे पास पैसा बचा 5,400, ये बैलेंस है। अब जब नेक्स्ट रियलाइजेशन स्टार्ट होगा वहां से पेमेंट चालू होगा। ये तो जिस दिन डिसॉल्व करे उस दिन का कहानी। नेक्स्ट मेरा 5 जुलाई को 25,200। 25,200 रियलाइज किया हमने। तो हमारे पास टोटल पैसा हो गया 30,600। पहले किसको देना है? इसमें तो सिंप्लीफाइड है, क्रेडिटर ही आउटसाइडर, फिर पार्टनर का लोन और फिर पार्टनर्स का बारी आएगा। क्रेडिटर के साथ और ज्यादा कोई लाइबिलिटी होता तो इन द रेशियो, राइट। अब 30,600 में माइनस पेड टू क्रेडिटर, 30 नहीं पे करना ना उनको, तो हमें कितना पे करना है? 29,000 ही पे करना है। तो हम यहाँ बैलेंस डायरेक्ट 29 ही लिख लेते हैं। क्या राइट ऑफ वाइट ऑफ करेंगे? राइट ऑफ तो करने के बाद का वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो 29 पे कर दो। तो बैलेंस बच गया हमारे पास 1,600। इस 1,600 का क्या करेंगे? माइनस पेड टू बीज लोन। मैक्सिमम लॉस में कहा डायरेक्ट ही लिख देता था वैसे लिख सकता है। हाँ, मैक्सिमम लॉस नहीं यहाँ पे बताना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी मिक्सड अप हो जाएगा ना, एक से ज्यादा चीज होगा, तुम किसको कितना कैसे क्या बांटा वो कैसे बताएगा। हाँ,
और प्लस डेट वाइज होता है तो पूरा लिखने का, जब डेट नहीं होता तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये कहानी होने के बाद में व्हाट इज द बैलेंस? कैश का तो कुछ भी नहीं बचा, क्रेडिटर जीरो हो गया, लोन का ए का 76, बी का 48 और सी का, यही बैलेंस है इनका। राइट, यहां तक क्लियर है। फिर नेक्स्ट आया 30 अगस्त को 60,000। अब ये 60,000 पहले किसको पेमेंट करेंगे? 8400। 51,600 बचा। क्या किसको दे? ए को दे, बी को दे, सी को दे? ए को बोल। डिसाइड किया हुआ था पहला 4,000 किसको मिलेगा? ए को, पे टू ए। समझ में आया लॉजिक? 4,000 ए को दे दिया। अब हमारे पास कितना बचा? 47,600। अब क्या पूरा ही दे देंगे? किसको देंगे? नेक्स्ट 36,000 ए और सी इन द रेशियो 2:1 माइनस पेड टू ए एन सी। 24,000। 24,000 ए को एंड 12,000। सी को। राइट, अब कितना बच गया? 11,600। अब क्या करेंगे? ABC को 2:1। कितना कितना आ जाएगा? सी को आएगा 2,320। सी का 2,320, 6 4,640, 4,640। ठीक है, क्रेडिटर गया, बी गया, ए का बैलेंस बच गया 76 माइनस 4 माइनस 24 माइनस 43। ये ए का बचा 43,360, बी का 21,680, इसका 2:2:1 में ही बचेगा अब तो पैसा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को? अब नेक्स्ट रियलाइज कब किया? 15 सितंबर 80,000। इसमें 1400 15 सितंबर रियलाइज कितना किया? 80,000 प्लस 1400। सेविंग फ्रॉम 1,400, तो टोटल 81,400 है। ये 81,400 हम किस में बांट देंगे? ए बी एन सी। चलो कर दो मेरे। 15 to 80 32,560।
60 into 80. अब और भी पैसा है क्या? तो ये क्या हो जाएगा? लॉस ऑन डिसोल्यूशन। यही तो पार्टनर्स का नुकसान हुआ, जिसको आप डेफिशिएंसी भी बोल सकते हो। 10,800, 10,800। ठीक है, समझ में आया? दिस इज हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। मैक्सिमम लॉस में हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश बनाते हैं, बाद में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल एंड देन समरी। यहाँ क्या होता है? पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल, समरी एंड देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है? नो सी, और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। Ananya Enterprise is a partnership firm in which A, B, and C are three partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. The balance sheet of the firm as on 31st October 19 is as below. बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें क्रेडिटर्स है, कैपिटल है, लोन ऑफ ए एंड लोन ऑफ बी है। अब बताओ लोन ऑफ ए और बी तो क्या हो जाएगा? देखो, एक होता है लोन फ्रॉम पार्टनर और एक होता है लोन टू पार्टनर। यहाँ पे लोन टू पार्टनर है। बिजनेस ने पार्टनर को लोन दे रखा है, पार्टनर से पैसा मिलना है। अब पार्टनर पे ऑफ करेगा या कैपिटल से एडजस्ट होगा? कैपिटल से एडजस्ट हो जाएगा, तो लोन ऑफ ए तो यहां से माइनस हो जाएगा। तो 95 माइनस 25, 70 लाख रुपए बच जाएंगे। और बी का 30 लैक्स माइनस हो जाएगा, तो 45 लाख, राइट। और सी का 30 लैक्स कैपिटल। फिर समरी बता रहा है ऑफ लिक्विडेशन ट्रांजेक्शन नवंबर में। डेटर से इतना पैसा मिला, फर्नीचर बेच के इतना मिला, लिक्विडेशन का खर्चा हो गया और इतना कैश रिटेन किया हमने एट द एंड ऑफ द मंथ। फिर दिसंबर का कहानी है, जनवरी का कहानी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए शेड्यूल ऑफ कैश पेमेंट अमंग्स द पार्टनर बाय हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। हम लोग को बस पेमेंट दिखाना है, राइट। तो सबसे पहले कैपिटल बैलेंस तो पता चल ही गया। कैपिटल बैलेंस, कंपाइल अ क्वेश्चन नंबर 33। स्टेटमेंट ऑफ distribution of capital by highest relative capital method। हमारे पास तीन पार्टनर है, ए, बी और सी। कैपिटल बैलेंस कितना कितना है इनका? 95, 75, 30 लाख। 95 लाख, 75 लाख एंड 30 लैक्स। अब इसमें अपन क्या करेंगे? लोन टू पार्टनर्स। ए को हमने लोन दिया था 25 और बी को 30 लैक्स। सर ये पता कैसे चला कि ये लोन टू ए है? एसेट साइड में दिया हुआ है ना। इसमें एसेट, कोई भी चीज मेरे लिए लोन एसेट कब हो सकता है? मिलना है। जब मैंने किसी को उधार दिया होगा। और हमारे लिए लाइबिलिटी कब हो सकता है? जब हमने ले रखा होगा। तो यहाँ बिजनेस ने दिया होगा तभी बिजनेस बोल रहा है मेरे लिए एसेट है। तो ये फाइनल बैलेंस ऑफ पार्टनर्स आ गया। इसका 70 लैक्स, 45 लैक्स एंड 30 लैक्स। पीएसआर क्या है इनका? सॉरी,
5:3:2। अब हम क्या निकालेंगे? कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट। इसका 14 लाख, 15 लाख, 15 लाख। तो मिनिमम एक शेयर के लिए कितना होना पड़ेगा? तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल किसको बेस लेंगे? एज कैपिटल एज बेस। इसका तो 70 लैक्स ही आएगा। इसका 14 × 3 42 लैक्स होना चाहिए। और उसका 14 × 2 28 लैक्स होना चाहिए। एक्सेस कैपिटल कितना हो गया? इसका कुछ नहीं है, इसका 3 लाख और इसका, और इनका पीएसआर भी देखो उतना ही है। अब तुम निकालोगे तभी भी क्या हो जाएगा? सेम ही आएगा, क्योंकि अभी तो इनका 3:2 यहाँ लिख लोगे, फिर पर शेयर निकालोगे तभी भी तो एट द एंड ऑफ द डे चीजें सेम ही आएगी ना। बस अपना अमाउंट कम से क्या सेम ही आएगा। आप डिवाइड करोगे फिर मल्टीप्लाई भी तो करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू से, तो घूम फिरा के आप 3 लाख ही पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे देखो मेरा कैपिटल और पीएसआर सेम हो गया ना, तो आगे कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। तो व्हाट विल बी आवर समरी? समरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट प्रेफरेंस up to ₹5 lakh pay to B and C in the ratio 3:2, right? सेकंड प्रेफरेंस क्या होगा? बैलेंस टू A, B and C in the ratio 5:3:2। ये हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस और ये हमारा सेकंड प्रेफरेंस। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब बनाना है हमें स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आउटसाइड में तो सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर है। उसके बाद ए का कैपिटल, बी का कैपिटल एंड सी का कैपिटल। तो देखो November 19 कैश बैलेंस हमारे पास पहले से कितना था? 7 लाख।
कैश बैलेंस, बैलेंस नहीं लिखिएगा। हाँ बैलेंसेस भी लिखना था। बैलेंस क्रेडिटर को पे करना है हमें 11 लाख, ए को पे करना है 70 लैक्स, बी का 45 लाख और सी का तो नवंबर में हमारे पास पहले से कैश बैलेंस था 7 लाख, प्लस किससे पैसा आया, डेटर से 3 लाख, फिर फर्नीचर 11 लाख, माइनस एक्सपेंसेस 2 लाख, माइनस कैश रिटेन्ड फ्यूचर के लिए बचा के रखा हमने 6 लाख, तो ये जो पैसा है कितना है हमारे पास, 13 लाख, 13 लाख ही बचा, माइनस पेड टू क्रेडिटर सबसे पहले, $11 लाख, तो अभी भी कैश बच गया हमारे पास 2 लाख। अब ये 2 लाख का क्या करेंगे, बी और सी को बी और सी को मिलेगा इन द रेशियो 3:2। पेड टू बी एंड सी in the ratio 3:2। तो 1,20,000 और 1,20,000 एंड 84। अभी भी 3 लाख तक तो पहले इन्हीं को देना है क्योंकि अप टू 5 लाख बोले थे। 2 लाख तो हो गया, तो नेक्स्ट 3 लाख भी पहले बी और सी को ही मिलेगा। बैलेंस कितना है हमारे पास, 6 लाख रुपए का तो कैश पड़ा है। क्रेडिटर गॉन, ए का 70 लैक्स है, बी का 45 में से एक 20 गया, 43 लाख 80,000, सी का 29 लाख 20,000, राइट। और ये कैश बैलेंस 6 लाख तो रखा था ना हमने, क्लियर। तो ये हो गया नवंबर का काम। कोई दिक्कत यहां तक किसी को भी समझ में आ रहा है आराम से। नेक्स्ट दिसंबर, दिसंबर में कुछ भी रियलाइज नहीं किया हमने। दिसंबर 19, 6 लाख तो था ही, माइनस एक्सपेंसेस कितना पे कर दिया हमने, 2,20,000 का तो एक्सपेंसेस पे कर दिया हमने, ओके। और 2 लाख का कैश रिटेन्ड ही है हमारे पास में। माइनस रिटेन्ड 2 लाख करेंगे, कैश कितना बच गया, 1 लाख
80,000, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, सी अचानक बीच में एक मशीनरी लेके चला गया 9 लाख रुपए में। लेकिन हमने हायरार्की में क्या डिसाइड किया था कि अप टू 5 लाख ए और सी को 3:2, सॉरी बी और सी को 3:2 में मिलेगा, जिसमें से 2 लाख तक तो कहानी ठीक चला। नेक्स्ट 3 लाख तक 3:2 में ही जाना चाहिए था ना। बट यहाँ पे नेक्स्ट 3 लाख 3:2 का मतलब सी को कितना पेमेंट मिलना चाहिए था, 3 लाख इंटू 2/5, टोटल 5 लाख रुपए का पेमेंट तक बी और सी को पहले मिलेगा, बाद में ए का नंबर आएगा। 5 लाख में से 2 लाख तो हमने पेमेंट कर दिया, तो बचा 3 लाख। 3 लाख रुपए 3:2 में जाना चाहिए था ना। तो यानी सी को कितना मिलना चाहिए था, 120। 120, राइट। लेकिन अचानक से सी तो बीच में ज्यादा लेके चला गया। क्या कर सकते हैं यहाँ पे देखो, माइनस फर्नीचर टू, फर्नीचर ही दिया ना हमने उसको, मशीनरी टू सी। कितना रुपए में, 9 लाख रुपए में। सारा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो गया ये तो। 3 लाख का बात हुआ था, ये तो ज्यादा लेके चला गया। यानी इस स्टेज में इसको 120 मिलना चाहिए था, उसके बाद तो ए बी सी तीनों को बराबर मिलना चाहिए था एज पर देयर पीएसआर। इसको बोलता है हायरार्की ब्रेक होना। इसको बोलते हैं हायरार्की ब्रेक होना। अब हायरार्की ब्रेक हो गया, तो अब ये जो 180 बचा है ना हमारे पास, जिसको हमें बांटना था, तो हम कैसे बांटे, हमें फिर से हायरार्की डिसाइड करना पड़ेगा। हमें फिर से हायरार्की, अभी इसका है 70 लाख, इसका 4380, और इसका 20 लाख 20, ये बैलेंस है। और कैश पड़ा है 180, बांटना है मुझे, लेकिन किसको पहले दूं पता नहीं, क्योंकि सी ऑलरेडी ज्यादा लेके जा चुका है। तो क्या मैं ये पूरा बी को दे दूं, बी को तो इतना मिलना भी नहीं है, बी को तो कितना मिलना है, 3 लाख इंटू 3/5, 180 पूरा दे देना चाहिए उसको। लेकिन इसमें तो सी, फिर नेक्स्ट स्टेज में तो सी बराबर में आ जाएगा ए बी सी के। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेगा, फिर से हायरार्की डिसाइड करेगा। कैसे डिसाइड करेगा, अगेन वी विल प्रिपेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूशन, अब वो पुराना वाला भूल जाएंगे हम, ऑफ कैपिटल। ए बी सी बैलेंस कितना है इनका कैपिटल का, अभी निकाला था 70 लाख, 43 लाख 80,000, 20 लाख, इतना ही बचा था। क्लियर है। पीएसआर कितना था इनका, कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट 14 लाख, 14 लाख 60,000, 10 लाख 10,000, है ना। तो मिनिमम किसका है, 10 10, इसी को बेस लेंगे। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस, 10 लाख 10,000 इंटू 5, इसका होना चाहिए 50 लाख 50,000, इसका 30 लाख 30, और इसका 20 लाख 20। अब देखो ऑटोमेटिकली सी लाइन में पीछे चला गया। एक्सेस अब किसका आ रहा है,
अब सी का एक्सेस नहीं आ रहा ना, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको ज्यादा दे चुके हैं। देखते हैं किसका आता है। अब तो ए और बी दोनों है ना। पहले ब्रेक हो जाएगा। हाँ वो पूरा खत्म अब। सेकंड हाँ सब खत्म। हायरार्की ब्रेक होते फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बनाना पड़ता है, राइट। तब इनका कैप पीएसआर 5:3, क्या ये उस रेशियो में है क्या? इतना मेहनत ही क्यों करना है? कैपिटल पर शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लो। 1950 डिवाइडेड बाई 5, 3,90,000। 1350 डिवाइड बाई 3, 4,50,000। इन दोनों में जब झगड़ा होगा डिसाइड करना होगा पहले किसको मिलेगा। मिनिमम किसका है? 390। proportionate capital taking is capital as base, 390 into 3, 11,70,000। एक्सेस कैपिटल इसका तो कुछ आ नहीं रहा, और उसका आ रहा 180, और लॉजिकली उसी का ही आना चाहिए था। अब बी को ही तो मिलना चाहिए था, सी को ज्यादा दे दिया तो बी पहले आ जाएगा लाइन में, फिर ए और बी आ जाएंगे, फिर ए बी और सी आएगा, यानी सी पीछे चला गया। तो हमारा प्रेफरेंस क्या हुआ? पहले ये, फिर ये, और फिर ये। दिस इज द प्रेफरेंस। Summary of distribution. First preference up to 180,000 pay to B. Second preference 1950 plus 1170 up to 31,20,000 pay to A and B in the ratio 5:3। नीचे से देखना होता है। और लास्ट प्रेफरेंस क्या होगा? बैलेंस pay to A, B and C in the ratio 5:3:2। अब हम इसको देख के बचा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। समझ में आया? हायरार्की ब्रेक होना, वो जो नोट लिखा था, इसी को बोलते हैं हायरार्की ब्रेक होना। डोंट वरी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो 15 एक मार्क में आता है। सन की पेपर सेटर कभी भी डाल सकते हैं, और नहीं डाले हम तो यही दुआ करते हैं इजी वाला डाले। जितना स्टडी मैट में कवर्ड है उसी में से वो कॉपी पेस्ट करके डाल दे। बल्कि हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड में तो डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेबल, इंटर के यदि क्वेश्चंस में आपको अभी कराने जाऊं तो बहुत हाई लेवल में चले जाओगे। तो इसका मतलब ये 180 जो है हमारे पास में, किसको पे करेंगे?
तो हमारे पास बैलेंस क्या बचा? 2 लाख का कैश रिटेन किया था, 70 लाख इसको देना है, इधर 42 लैक्स बचा और इधर 20 लाख 20,000। दिसंबर तक का कहानी क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहां तक हो गया क्या? अगला महीना कौन सा था हमारे पास? जनवरी। ठीक है, देखते हैं जनवरी में क्या हुआ हमारे साथ। एग्जाम। एग्जाम हुआ और उसमें हम पास हो गए। ठीक है, तो हमारे पास पहले से 2 लाख रुपए तो है ही। जनवरी में क्या हुआ हमारे साथ? मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को बेच के 28 लाख आया। देन स्टॉक बेच के 9 लाख। लिक्विडेशन लैंड एंड बिल्डिंग सेल करके 63 लाख। लिक्विडेशन एक्सपेंस 1,50,000। तो प्लस 28 प्लस 9 प्लस 63, 2 लाख। 1 करोड़ 2 लाख -150, तो 1,50,000 का बैलेंस है, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे? पहले ए और बी को पे करेंगे। कितना तक? 21,20,000। तो माइनस पेड टू ए एंड बी 31,20,000। कितना कितना? 19,50,000 एंड 11,70,000। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बच जाता है इधर 69,30,000 का बैलेंस, इसका 50,50,000, 30,30,000, 20,20,000। अब ये जो बैलेंस है इसका क्या करोगे? ए बी सी डी। पेड टू ए बी एंड सी इन द रेशियो 5:3 69,30,000 बांट देते हैं, कैश तो कुछ बचेगा नहीं।
इसको 34,65,000, इसको 20,79,000, 13,86,000। ये क्या आ गया? लॉस ऑन डिसोल्यूशन। पूरा पे नहीं कर पाए हम लोग। हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। आई होप आप लोग को समझ में आया। इसमें बस एक ही नया कंसेप्ट था कि हायरार्की ब्रेक हो जाता है। जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल जो हमने निकाला था, जब उससे ज्यादा पे कर देते हैं तो उसी पॉइंट पे जो बैलेंस बचता है उस बैलेंस पे अपन नया हायरार्की डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है? दैट वाज एवरीथिंग अंडर हाईएस्ट रिलेटिव कैपिटल मेथड। यदि आप डिसोल्यूशन इतना करके चले जाते हो, कहीं पे भी आपका हाथ नहीं रुकेगा। एग्जाम में हद मार के यही लेवल, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो आने का लीस्ट चांसेस है। पहले आप फोकस अपना स्टडी मेट पे करना, फिर आपको लगता है तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन एक बार देख के चले जाना। आई बात समझ में? एंड रिमेनिंग कोई भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत है, ऑलरेडी आपके साथ प्लेलिस्ट शेयर्ड है, प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स है। आप आराम से उसको एक बार फिर से गो थ्रू कर लेना, सुन लेना। जब पढ़ने का मन नहीं करे, एकदम एग्जॉस्ट हो तब सुन लेना, राइट? तो आपका पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। With this, we cover our entire partnership. That's all for today. Thank you.